योगः कर्मसु कौशलम्। Good morning to all of you. Myself, Dr. Neeraj Silawat, Professor, Faculty of Physical Education and Sports Science, Gujarat विद्यापीठ सादरा, तालुका डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर, गुजरात। और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी के यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा उनके द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के अंदर मेरा जो आज का टॉपिक है वो है फिज़िकल फिटनेस और स्पेशली दोनों प्रकार की हेल्थ रिलेटेड एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड। मैं यहाँ पे बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर जगदीश जोशी जी का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया आप लोगों से इंटरेक्ट होने का और एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं ऑनलाइन माध्यम से अपनी बात जो है वो आप लोगों से कह सकूं, शेयर कर सकूं। ये जो सेंटर है इसके बारे में भी विशेष कहना चाहूँगा क्योंकि ये पहले जो है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के नाम से जाना जाता था और अब जो है वर्तमान में इसका जो नाम है ये यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स सेंटर के रूप में है। और पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन माध्यम के अंदर, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में बहुत सारी नई जो हैं परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, एजुकेशन में बहुत बड़े चेंजेस और बदलाव हुए हैं और इसका एक थोड़ा विज़न बोल सकते हैं हम डायरेक्टर श्री का कि उन्होंने पूर्व में ही बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ई कंटेंट और ऑनलाइन लेक्चर इन सभी चीज़ों का आयोजन किया है और आने वाले दिनों में इनकी जो स्थितियां हैं और बढ़ेंगी, क्योंकि हम इन वर्तमान दिनों में देख रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम का जो है बहुत ही उपयोग हो रहा है और इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम के अंदर कोई आवश्यकता नहीं होती है और बहुत आराम से आप प्रिपेयर्ड होके और अपनी चीज़ों को बड़ी ही प्रिपरेशन के साथ अपनी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रख सकते हैं और बात कर सकते हैं और बहुत ही इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है ये। तो बहुत सारी सीरीज जो सर ने की हैं इसके लिए मैंने उनके जो लेटर मेरे पास आया था उसमें मैंने देखा बहुत नंबर्स में पार्टिसिपेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ये जो लिटरेचर है, ये जो इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंचती है, तो उनका फिर से एक बार साधुवाद है और धन्यवाद है। और अब मैं अपने विषय पर आ जाता हूँ। जो विषय है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही ज्वलंत है, जिसको हम लोग फिजिकल फिटनेस कहते हैं और जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो हेल्थ रिलेटेड एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड फिटनेस के बारे में बात करूँगा। तो पहले इसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे और पृष्ठभूमि जो होगी ये संबंधित होगी हिंदुस्तान, इंडिया से और फिर संबंधित होगी दुनिया से भी। क्यों दुनिया आज के समय में फिजिकल फिटनेस की इतनी बात कर रही है और क्यों फिजिकल फिटनेस की इतनी आवश्यकता हुई है और क्यों मैंने भी ये विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए तैयारी की। ये सारी चीज़ों का जो है ये पूर्व भूमिका के रूप में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो है वो हिस्ट्री जो है बहुत गोल्डन हिस्ट्री है और हम लोग अपनी जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा जो है फिजिकल फिटनेस का एग्जाम्पल मिलता है, चाहे वो रामायण काल हो, चाहे वो महाभारत काल हो। महाभारत काल और रामायण काल के कैरेक्टर्स हों, सभी कैरेक्टर्स को हम जब वहाँ देखते हैं तो उनके जो भी चीज़ें जो हैं, जो कंसंट्रेशन होता है वो उनकी ताकत पे होता है, उनकी शक्ति पे होता है। और जिस ताकत और शक्ति को आज भी हम जो है फिजिकल फिटनेस के रूप में जानते हैं, इस कोरोना ने भी इतने हजारों साल बाद हमको याद करा दिया कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको फिजिकली फिट होना होगा और फिजिकल फिटनेस का आपके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में भी फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जाते थे और उन प्रोग्राम्स के थ्रू जो यूथ हैं और जो हमारे
स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की, जैसे कि ड्रिल मार्च हो सकती है, जैसे कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, जहां मास में एक्टिविटी कराई जा सकती है और बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके हिसाब से आप अपनी जो पॉपुलेशन है, अपनी जो यंग जनरेशन है, उसको आप फिट कर सकते हैं, उसको फिजिकली ऐसी फोर्स बना सकते हैं जो फोर्स अपनी शरीर के द्वारा अधिकतम से अधिकतम जो है वो अपना वर्क एफिशिएंसी का उपयोग कर सके, जिसको हम लोग ह्यूमन एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। अंग्रेजों के गेम उसके अंदर थे, वो जरा ज़्यादा कॉस्टली थे और उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती थी। उसके सामने जो हिंदुस्तान का की संस्कृति और हिंदुस्तान ने जो ट्रेडिशनल गेम्स दिए हैं और जो अपनी एक बहुत रिच संस्कृति के अंदर हमको जो चीज़ें दी हैं, वो चीज़ों का भी उस पीरियड में हम उपयोग देखते हैं। पर अंग्रेजों का अपना एक अपनी फिलॉसफी थी और अपना एक एजेंडा था, जिसके तहत वो चाहते थे कि भारत की संस्कृति और भारत की जो चीज़ें हैं कोलैप्स हो जाएं और वो अपनी खुद की जो है अंग्रेजी ब्रिटिश की वो हर जगह डालें। तो उसमें स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस भी नहीं छूटा। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद आज़ादी के बाद भी ये फिटनेस का जो आंदोलन है ये शुरू रहा। और कोई भी कमेटी हो, चाहे ताराचंद कमेटी हो, चाहे कोठारी आयोग हो, चाहे एडॉक इंक्वायरी कमेटी हो, या फिर नॉलेज कमीशन हो, या फिर अभी की एनईपी हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, सभी जगह फिजिकल फिटनेस को, सभी जगह हेल्थ को और सभी जगह स्किल को डेवलप करने की बात की गई है और उसको एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन माना गया है। और उसके बगैर हम लोगों ने एक सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, ये ऐसा मानना है, ये कमीशनों की स्टेटमेंट है। तो तब भी एक बहुत बढ़िया फिजिकल फिटनेस के लिए देश के अंदर प्रोग्राम्स, जिसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं नेशनल फिटनेस कॉर्प्स नाम से जो स्कीम थी, योजना थी, वो भी एक अस्तित्व में थी। पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई दिया 2019 की 29 अगस्त के दिन, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है और हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी होता है, क्योंकि वो 1905 में 29 अगस्त के दिन ही जन्म उन्होंने लिया था। और उनकी फिटनेस का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इतनी स्ट्रॉन्ग फिटनेस उनकी हो और देश उनके नाम पे खेल दिन मनाता हो और प्रधानमंत्री की ये सोच हो कि इतना फिट व्यक्ति को ही हम उसको याद करते हुए, उसको साथ में लेते हुए हम फिटनेस का प्रोग्राम शुरू करें। और एक देश के प्रधानमंत्री को एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये बात कहनी पड़ी कि हमें एक जन आंदोलन छेड़ना होगा, जिस जन आंदोलन के द्वारा हम बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, महिला, हर वर्ग के लोगों को एक्टिव करेंगे, हर वर्ग के लोगों को जागरूक करेंगे, जो अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। और फिजिकली फिट होना कितना ज़रूरी है, ये इसलिए भी इस मूवमेंट का हम लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं। और ये फिटनेस क्यों चालू हुई उस समय, ये भी हम यहाँ बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, जिन स्टैटिस्टिक्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिस देश के अंदर दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का देश हो, पर उसकी जो ह्यूमन कैपिटल हो वो 158 नंबर पे हो। लगभग ह्यूमन कैपिटल में 195 कंट्रीज़ के अंदर हमारे देश का जो स्थिति है वो 158 है। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि आपके जो 18 ईयर्स से 64 ईयर्स के लोग हैं, ये काम कितना कर रहे हैं, आपके पास ह्यूमन कैपिटल कितनी है। इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो हमारी ह्यूमन कैपिटल सेकंड होनी चाहिए, पर हमारा नंबर जो आता है 58 आता है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं कि जैसे हमारा जो हेल्थ के बारे में जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हेल्थ के बारे में जो हमारा अनुभव है या एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही ऐसी गंभीर परिस्थितियों में है, जिसके लिए हम ये देखते हैं कि जब हम पीक प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, पीक प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी देश के नागरिकों का अपने टोटल आयु के दरमियान, टोटल एज के समय में कितने समय उन्होंने पीक परफॉर्मेंस दी। तो पीक परफॉर्मेंस लगभग जो हिंदुस्तान की है वो 6.5 वर्ष है। और इसी के सामने जो एक चाइना है, उसके लोगों की जो पीक प्रोडक्टिविटी है, जहां वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होकर काम करते हैं, वो 20 साल तक बहुत एफिशिएंट होकर काम करते हैं। ब्राज़ील जैसे देश के अंदर ये जो
पीक प्रोडक्टिविटी का क्राइटेरिया है और जो उनका जो नॉर्म्स है वो उनका 16 साल के आसपास है। हमारे पड़ोस में जो श्रीलंका देश है उसके लगभग जो है वो पीक प्रोडक्टिविटी 13 साल है, उसके सामने हिंदुस्तान की 6.5 साल है। तो हमें ये सोचना होगा कि हम क्यों ज़्यादा एफिशिएंट होकर काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी पूअर फिजिकल फिटनेस है। आप ये सोचिए कि फिटनेस का संबंध आपकी इकोनॉमी से भी है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है कि नॉर्वे जैसा एक देश है जहाँ के नागरिक जो हैं वो 1 घंटे में 5,000 रुपये कमाते हैं, जहाँ हिंदुस्तान के अंदर 1 घंटे में एवरेज 250 रुपये कमाए जाते हैं। ये उनकी इंडिविजुअल जो एफिशिएंसी है नागरिकों की वो शो करती है, वो यहाँ बताती है। उसी प्रकार से हम लोग जब ये देखते हैं कि हेल्थ के इंडेक्स की बात करें तो हेल्थ के इंडेक्स में भी हमारा लगभग 120वां नंबर आता है, और जो स्पेन जैसे देश हैं ये आज के समय में टॉप देश हैं जिनको हम लोग सबसे नंबर 1 हेल्दी राष्ट्र के रूप में कह सकते हैं। इटली जो है वो 2nd नंबर पे है। तो इस प्रकार से फिजिकल फिटनेस का अपना एक रोल है, अपना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है एक देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, जब आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो आप ज़्यादा खर्च करेंगे, और ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप अलग अलग प्रकार के ज़्यादा टैक्सेस देंगे। वो टैक्सेस जो हैं वो सारे इकट्ठा होकर जो आपकी सरकार के लिए फ़ायदेमंद होंगे, और इससे सरकार की जो है वो इकोनॉमिक स्थिति सुधर सकती है और बदल सकती है। ऐसा कुछ लोगों का अनुमान है कि अगर हिंदुस्तान की वर्क एफिशिएंसी जितनी है, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में अगर फिट हो और काम करे तो 1.4 जो है जीडीपी बढ़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिस देश के अंदर डायबिटीज़ से ही 10 लाख लोग एवरेज हर साल मर जाते हों, जिस देश के अंदर 20 लाख लोग हृदय की बीमारियों से मर जाते हों, और ये सारी बीमारियां जो हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, ये बिन संक्रामक रोगों के द्वारा होने वाली मृत्यु हैं, और ये मृत्यु हमारे देश के अंदर इतनी है 6.5 करोड़ जो है हमारे लोग देश में डायबिटिक पेशेंट्स हैं। हमारे देश में लगभग 13.5 करोड़ लोग ओबेस हैं। ओबेस का सीधा संबंध जो है वो फिजिकल फिटनेस के साथ होता है। फिजिकल फिटनेस जो है वो सीधा एक पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पे रखती है। तो हमें ये दिखाई देता है कि हमारी इतनी पुअर कंडीशन है। फिर हम अगर देखने जाएं तो हमारे लगभग 34% ऐसे फैमिलीज हैं जिनके ऊपर हेल्थ का खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है। जिस हेल्थ के खर्च की वजह से वो लोग त्रस्त हैं, वो लोग परेशान हैं, और उसका एक ही उपाय हो सकता है कि अगर वो फिजिकली फिट हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, तो उनका जो ये खर्च जो हेल्थ के ऊपर हो रहा है, 34% ऐसे परिवार हैं वो अच्छे हो सकते हैं, और वो बेहतरीन हो सकते हैं, और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और अच्छी तरह से वो परफॉर्म करके देश की जो इकनॉमी है वो बहुत अच्छी बना सकते हैं, और हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को आकर ये कहना पड़ा फिट इंडिया मूवमेंट के लिए, और इस फिट इंडिया मूवमेंट को जन आंदोलन के रूप में चलाने के लिए इसके पीछे का जो परिप्रेक्ष्य है ये यही है कि हमारी जो हेल्थ की कंडीशन है वो धीरे धीरे बहुत ख़राब होती जा रही है। और ये तो रहा हिंदुस्तान की बात, लेकिन हम यहाँ पे साथ साथ में एक सिरमौर देश जो है अमेरिका, उसकी भी थोड़ी सी यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारी ऐसी फिजिकल फिटनेस की टेस्ट दी हैं, ऐसे फिजिकल फिटनेस के प्रोग्राम्स दिए हैं, और वहाँ से जो ऑथर्स की जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो पूरी दुनिया जो है वो रेफ़र करती है, और उसके आधार पे हम लोग फिजिकल फिटनेस के नॉर्म्स को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी जो है दुनिया की बात करना और थोड़ी सी अमेरिका की बात करना भी ज़रूरी है। अमेरिका में ये आंदोलन बहुत पहले से शुरू हो गया, भले आज भी वहाँ पे फिजिकली फिट ज़्यादा लोग ना हो, अभी भी करेंटली जो है वहाँ सर्वे होते हैं तो बच्चों की जो है वो 60 to 70% बच्चे जो हैं वो फिजिकली फिट नहीं होते हैं, अनफिट की श्रेणी में आते हैं। लेकिन उनका अपना एक इतिहास रहा है जहाँ पे उन्होंने बहुत स्टेप के साथ समय समय पे फिटनेस के आंदोलनों को शुरू करा। जैसे हमारा फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वैसे उनका फिटनेस मूवमेंट जो है वो बहुत समय से स्टार्ट है। उसकी जो पहली सुधार और पहली चीज़ जो शुरू की थी वो ओलिवर वेंडल होम्स कैथरीन के द्वारा की गई थी, जो खुद एक समाज सुधारक थे, और साथ में उनके थे सिल्वेस्टर ग्राहम, जिन्हें स्वास्थ्य सुधारकों में जाना जाता है और माना जाता है। और ये हम मानते हैं कि अमेरिका में सबसे पहली बार
हेल्थ के और फिजिकल फिटनेस के संबंध में एक उठाया गया कदम जो मील का पत्थर साबित हुआ, और जिसके तहत बहुत सारे YMCA और YWCA के द्वारा बहुत सारे जिम्नेशियम्स, बहुत सारे हेल्थ के प्रोग्राम्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंडक्ट की गई जिसके द्वारा अमेरिकन लोगों की फिजिकल फिटनेस इंप्रूव की जाए और साथ में एक मैसेज जाए दुनिया को, फिजिकल फिटनेस के बारे में पता चले, दुनिया फिजिकल फिटनेस को समझे और फिजिकल फिटनेस के इम्पोर्टेंस को समझे और फिजिकल फिटनेस का कितनी वैल्यू रखता है, ये चीज़ों को समझे। इसके बाद भी वहाँ पे बहुत सारे हुए, जैसे कि स्कूल कॉलेजों के छात्रों को पढ़ाने में एडवर्ड हिचकॉक ने, एडवर्ड हार्टवेल ने बहुत सारी ऐसी एक नई टेक्निकों का शुरुआत की जिसको हम लोग जनरली इस रूप में जानते हैं कि कैसे आप डॉक्टर्स की मदद से, कैसे आप डॉक्टर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करके और फिजिकल एजुकेशन और डॉक्टर दोनों मिलके कैसे हम बच्चों के लिए हेल्थ के बहुत सारी चीज़ों का या फिर बहुत सारे ऐसे इवेंटों को ईजाद कर सकते हैं जिनके द्वारा, जो प्रोग्राम्स के द्वारा हम यंग जनरेशन्स की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा काम जो है एडवर्ड के द्वारा किया गया। उसके बाद भी वहाँ पे ये जो मुहिम है ये चालू रही और समय समय पे लोगों ने आकर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ को हम बैलेंस बोर्ड, रिंग्स, वॉल्टिंग बॉक्स, जिम्नास्टिक के ऑपरेटर्स, कैलेस्थेनिक्स, बहुत एक अच्छी एक्टिविटी होती है जिसका नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूअस डांस से रिलेटेड होती है, एरोबिक, वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो शुरुआत की गई पॉपुलेशन के लिए कि मास में लोग एक्टिविटी को कर सकें। इसी प्रकार से 1850 से 1880 तक स्वास्थ्य और फिटनेस आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर लुइस ने अपना जो प्रोफेशन वो छोड़ दिया और उन्होंने एक नए तरह से कार्यक्रमों को स्ट्रक्चर्ड किया और जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर्स, जिसको बिन बैग गेम, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स बनाए जिनके द्वारा हम लोग कैलेस्थेनिक्स की, जिसके द्वारा हम लोग म्यूजिकल एरोबिक्स की और मार्चिंग की एक्टिविटी करके अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद कैथरीन बीचर ने भी जब देखा कि महिलाओं का, स्पेशली उन्होंने महिलाओं पे ध्यान दिया कि महिलाओं की जो है वो बहुत पुअर कंडीशन है और उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो है उन्होंने महिलाओं की बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करे, इसकी वकालत की और उनके रूख को डॉक्टर लुइस और अन्य सुधारकों द्वारा भी दृढ़ता से समर्थित किया गया। इस प्रकार जो है उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से जो है आउटडोर मनोरंजन का समर्थन किया और आग्रह किया कि चर्च और अन्य ईसाई संघ द्वारा शहर के युवा लोगों के स्वास्थ्य वातावरण में व्यायाम का इन्वॉल्वमेंट हो और उनको कहीं ना कहीं ऐसा अवसर प्रदान हो जिसके द्वारा वो लोग फिजिकल एक्टिविटी की ओर अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों। तो एक काम ये बहुत बढ़िया हुआ। उसी प्रकार से 1845 में जब अलेक्जेंडर कॉर्टराइट और उनके दोस्तों ने अनिवार्य रूप से खेलों की वकालत की और एक डिज़ाइन किया कि जिसे एक खेल उन्होंने डिज़ाइन कर दिया जो बहुत ही पॉपुलर गेम अमेरिका का माना जाता है और हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के फिटनेस प्रोग्राम के अंदर एक बड़ा रोल जो है बेसबॉल गेम का है। जब भी हम किसी विशेष खेल की बात करते हैं जिसमें बहुत अट्रैक्शन होता है, लोग बहुत उसके अंदर जुड़ने की कोशिश करते हैं, माध्यम कोई भी हो, उसके पीछे छुपा हुआ जो रहस्य वो फिजिकल फिटनेस ही है। जब भी आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप वो फिजिकल फिटनेस को अपनी इम्प्रूव करते हैं। तो उसी प्रकार से जो है वो सेम समय में येल के छात्रों को स्वास्थ्य सुधारने के लिए चिकित्सक डॉक्टरों ने को भी काम पे रखा जाने लगा। एक और नई चीज़ शुरू हुई कि क्यों ना डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में ये संभव नहीं हो सका। हिंदुस्तान में अभी भी फिजिकल एजुकेशन को जो है जिस दृष्टि से देखा जाता है, जिस विजन से देखा जाता है, एकेडमिक क्षेत्र में या फिर एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं पेरेंट, क्योंकि पेरेंट इंपॉर्टेंट होता है अपने बच्चे को आगे किसी भी क्षेत्र में मोटिवेट करने के लिए। तो हमारे यहाँ वो क्लाइमेट अभी नहीं बन पाया, वो अप्रोच अभी नहीं हो पाई, क्योंकि अभी भी पेरेंट आके बच्चे के लिए पूछते हैं कि आपके वहाँ विज्ञान, गणित और साइंस ये कौन पढ़ाएगा। वो ये नहीं पूछते कि आपके यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के क्या प्रोग्राम है, आपके यहाँ स्पोर्ट्स का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दूसरे देशों की अप्रोच है, जो एडवांस कंट्रीज की अप्रोच है कि वो ये जानते हैं कि शरीर एक माध्यम है, अगर अच्छा होगा मेरे बच्चे का तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है। मगर अभी भी वो दिन हिंदुस्तान में आना बाकी है कि जिस दिन
कोई पेरेंट आके स्कूल में ये प्रश्न करेगा कि आपके यहाँ स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। एक कॉमन की बात कर रहा हूँ, ऐसा पेरेंट नहीं जो स्पोर्ट्स लवर हो और जिसका बैकग्राउंड खुद का स्पोर्ट्स का हो, अपने बच्चे के लिए ड्रीम देखा हो, ऐसा नहीं। मैं कॉमन पब्लिक की बात कर रहा हूँ। उनमें से कोई आके बोलेगा कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप मेरे बच्चे की फिजिकल फिटनेस इंप्रूव कर सकोगे? तो ये चीज अमेरिका में हुई बेसबॉल गेम के थ्रू, हिंदुस्तान में उसके बाद जो डॉक्टर्स ने साथ में जुड़ के जो काम करना शुरू किया, जैसे वहाँ पे डॉक्टर जेम्स नाइस स्मिथ है, वो पहले मेडिकल ऑफिस डॉक्टर थे, उसके बाद उन्होंने फिजिकल एजुकेशन ज्वाइन किया और बहुत बड़ा एक जो है डेवलपमेंट जो है फिजिकल एजुकेशन के अंदर उन्होंने किया, फिजिकल फिटनेस के क्षेत्र में किया। इसी प्रकार से ये चीज़ें हैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ते हुए फिर इसको जो है वो गुलिक ने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। उन्होंने उपलब्धियों और जीवन को सख्त बनाने में खेल की भूमिका पर बहुत जोर दिया। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया कि आप जब तक अपने बच्चों को टफ नहीं बनाएंगे और जब तक अपने पाठ्यक्रमों के अंदर स्पोर्ट्स को, फिजिकल एजुकेशन को, फिजिकल फिटनेस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपके बच्चों का जो है वो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट नहीं होगा। और उन्होंने एक नारा दिया था, स्पोर्ट्स फॉर ऑल। स्पोर्ट्स फॉर कोई सिलेक्टिव लोगों के लिए नहीं है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल है। और अब जो हमने परिस्थिति गंभीर देखी और फिर बोला एक नया नारा कि फिटनेस फॉर ऑल, क्योंकि अब कोई इसमें बचा नहीं है। हम देख सकते हैं, हम आप अपने आसपास देखिए ना, गौतम बुद्ध ने बोला था कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर आपका मन स्वच्छ रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। आपके शरीर स्वस्थ होने के बाद ही उस स्वस्थ शरीर में आपका स्वस्थ मन हो सकता है। आप सोचिए कि आप आज के समय में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप कर रहे हैं, अभी भी डॉक्टर्स कहते हैं कि 80% हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन में है, तकलीफ में है, और इसका सीधा रिलेशन जो है फिजिकली वेल बीइंग से है। आप अगर फिजिकली अच्छे होंगे तो आप वहाँ भी अच्छे होंगे, मेंटली भी अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से गुलिक ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद मॉडर्न डे फिटनेस मूवमेंट एक जो 1940 से 1950 के बीच में शुरू हुई, और उसमें प्रमुख घटनाएं जो हमारे सामने आई, जिसके अंदर पहली बार मीडिया ने अमेरिका में बताया कि हमारे जो बच्चे हैं वो अनफिट हैं और इनके लिए हमें बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो शुरू करने होंगे। इसी प्रकार से फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद भी मीडिया ने ये बहुत सारी रिपोर्ट्स की, जिन रिपोर्ट्स में उन्होंने ये बताया कि शारीरिक फिटनेस जो है पर्याप्त मात्रा में हमें बढ़ानी चाहिए, और जो हमारे यहाँ नहीं बढ़ रही है। तो अमेरिका ने इस तरह से बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप जो है प्लान किए और उन प्लान को एग्जीक्यूट किया, और जो आज की स्थिति है, नहीं तो इससे भी बदतर स्थिति अमेरिका की होती उन्होंने, लेकिन समय से बहुत सारे ऐसे फिटनेस के प्रोग्राम शुरू किए। इसी प्रकार से जो है उन्होंने जो है 1953 के अंदर स्कूल के बच्चों के लिए जो है वो फिजिकल फिटनेस के एक क्रॉस वेबर की टेस्ट होती है, जिस टेस्ट के द्वारा हम लोग किसी की भी फिजिकल फिटनेस को एनालाइज कर सकते हैं। और उन्होंने एनालाइज किया और बड़ा एक ऐसा रिजल्ट सामने आया है लोगों के सामने, देश के सामने, अमेरिका के सामने, दुनिया के सामने, कि उनके 75% जो बच्चे थे वो इस टेस्ट के अंदर अनफिट साबित हुए। फिर उन्होंने इसके कैसे वो अच्छा कर सकते हैं उन्होंने प्रोग्राम्स शुरू किए। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामान्य लोगों के लिए दूसरे लोकप्रिय फिटनेस आंदोलन के लिए मंच तैयार किए गए, और साथ में लोगों ने ये भी आंकड़े देना शुरू कर दिए कि ये जो एक्टिविटी है इसकी वजह से आप लोगों को जो बहुत सारी प्रकार की जो जिनको हम कॉरोनरी डिसीज बोलते हैं, जो हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, ये बीमारियां हो रही हैं, और इन बीमारियों को अगर हमें दूर करना है तो हमें फिजिकली फिट होना होगा, फिजिकली फिट बनाना होगा। इस प्रकार उन्होंने जो है अपने देश के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए और बहुत सारे ऐसे जो हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। फिर वैसे ही एक बार 1960 में जो है वो फिटनेस की जागरूकता में अचानक बदलाव आया, और 1967 में जो है ऑरेगन ट्रैक एक कोच थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी जॉगिंग की बुक लिखी, क्योंकि जॉगिंग एक बहुत अच्छी फिटनेस का एक माध्यम है। जॉगिंग से आपकी फिटनेस बहुत अच्छी हो सकती है, और उन्होंने इसके संदर्भ में एक किताब लिखी जिसकी लगभग 3 लाख प्रतियां बिकी, और इन 3 लाख प्रतियों के कारण भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन जो है वो सोसाइटी के अंदर खड़ा हो गया, और जो है लोग अट्रैक्ट होने लगे। और उसी प्रकार 1968 में केनेथ एच कूपर, जो वायुसेना के एक चिकित्सक थे, ने अपनी पुस्तक एरोबिक्स प्रकाशित की,
यहाँ पे हम एरोबिक्स भी एक बड़ा अच्छा माध्यम मानते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इस क्षेत्र में अमेरिका का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ पर जो है वो शुरू हुआ, साहित्यों के हिसाब से, बुक्स के हिसाब से, जिन बुक्स के बहुत सारे पढ़ने वाले लोग थे और जिनकी वजह से दुनिया में भी और अमेरिका में भी एक बहुत बड़ी जागरूकता आई, जिस जागरूकता के द्वारा जो है हम लोगों ने ये देखा कि एक फिटनेस के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और फिटनेस की इंपॉर्टेंस को लोगों ने समझना शुरू किया है। इसी कड़ी में जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई जो आज भी हिंदुस्तान के अंदर टेस्ट होती है, जिसको हम लोग कूपर टेस्ट बोलते हैं, 12 मिनट रन एंड वॉक, जिसके द्वारा हम किसी भी की भी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को माप सकते हैं। तो ये जो है 1968 में डॉक्टर केनेथ एच कूपर ने यहाँ पर जो है वो एक टेस्ट का निर्माण किया और ये टेस्ट के द्वारा उन्होंने कैसे भी हम पता कर सकते हैं किसी भी लोगों की कि उनका हेल्थ का या उनके कार्डियोवास्कुलर की भी बिल्कुल सीधा पॉजिटिव रिलेशन होता है आपके हृदय का और आपके फिजिकल फिटनेस का। अगर आपकी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी अच्छी होगी तो आपकी फिजिकल फिटनेस उच्च कक्षा की होगी। तो इस प्रकार से वहाँ पे देखने को मिला कि इनका एक बड़ा रोल रहा था। उसी प्रकार से 1972 में फ्रैंक शॉर्टर ने म्यूनिक के ओलंपिक में मैराथन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। एक बड़ी मूवमेंट होती है, जैसे आप हिंदुस्तान में अभी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के संवाद करने की वजह से, मीडिया में उसको बताने की वजह से लोगों में एक नया अट्रैक्शन शुरू हुआ। जैसे उन्होंने से 2019 में एक प्लेटफॉर्म से आके फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात की और फिट इंडिया मूवमेंट के महत्व को बताया, हमारे देश को कितनी जरूरत है इस मूवमेंट की, क्योंकि हम विश्व गुरु बन सकते हैं, पर किस शर्त पे, कि जिस शर्त पे कि हम हमारे आसपास के लोग हम बहुत आसानी से अंदाज लगा सकते हैं। पहले आप अपने आप को देख लीजिए, फिर अपने परिवार के लोगों को देख लीजिए, फिटनेस का देखना है तो फिर उनके आसपास के लोगों को देख लीजिए, आपको अंदाज लग जाएगा कि फिजिकल फिटनेस का स्टेटस या स्टैंडर्ड हमारे आजू बाजू में कैसा दिख रहा है, हमारे आसपास में कैसा दिख रहा है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने जो एक माध्यम है, जिस माध्यम का उपयोग अभी किया गया है इस ओलंपिक के अंदर भी, कि लोगों के अंदर एक जागरूकता आती है, लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होता है। वैसा ही अट्रैक्शन देखो आज से इतने साल पहले 1972 में जब शॉर्टर ने मैराथन में गोल्ड मेडल जीता, तो जो मीडिया ने उनको हाईलाइट करा, टीवी पे जो दिखाना शुरू करा, और उन्होंने उसके बाद 1974 में भी एक सिल्वर मेडल और जीता। तो इस दो इवेंट के कारण अमेरिका के अंदर एक बहुत बढ़िया, जिसको हम लोग रेसिंग बोल सकते हैं, जिसको हम दौड़ना बोल सकते हैं, वो तरह की एक्टिविटी, क्योंकि वैसे मैराथन में 42 पॉइंट समथिंग किलोमीटर दौड़ना होता है, लेकिन वो लोगों की हेल्थ को कितना अच्छा बना सकती है, लंबी कंटिन्यूअस दौड़ कितना अच्छा कर सकती है। तो ये संदर्भ में बहुत अच्छा एक काम जो है वो उन्होंने यहाँ पे किया। इसी प्रकार से जो है इस समय दुनिया जो है फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए दौड़ना लोकप्रिय हो रहा था, तभी युवाओं और व्यायाम का एक और लोकप्रिय रूप जो है एरोबिक नृत्य के रूप में सामने आया। युवाओं को आकर्षित करने के लिए, व्यायाम को बहुत मजेदार और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एरोबिक नृत्य शामिल किया गया, जिसको हम लोग एरोबिक डांस कहते हैं। क्योंकि फिजिकल फिटनेस मूवमेंट है, मूवमेंट, जो मूवमेंट आपने सबसे पहले अपनी माँ के पेट में, गर्भ में किक करके बताई थी और बोला था मेरी जो आइडेंटिटी है वो मूवमेंट है, मैं जो है एक जीव हूँ और मेरा जो पहचान है वो मूवमेंट है। और उस मूवमेंट को धीरे धीरे जब मैं जन्म लेने के बाद दायकों से एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करता गया और धीरे धीरे वो स्वतः समाप्त होती गई। और आज हम नहीं, पूरी दुनिया, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट जो है वो ओबेसिटी है, क्योंकि जब आपकी फिजिकल फिटनेस पुअर होती है तो आपका दूसरी तरफ का जो क्षेत्र है वो बढ़ने लगता है, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं ओबेसिटी। और उस ओबेसिटी से लगभग 36 प्रकार के रोग हो सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोग जो होता है जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, जो सभी रोग का जो है पैदा करने वाला है। और आज के समय में हमने इसके प्रीवियस भी बात की कि लगभग इस देश के अंदर 6 करोड़ प्लस जो है डायबिटिक पेशेंट है, और प्री डायबिटीज में तो उससे ज़्यादा संख्या तैयार बैठी हुई है। 13 करोड़ लोग जो हैं वो मोटापे से ग्रसित हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं ये मैसेज देती हैं, संदेश देती हैं कि आज के समय में फिजिकल फिटनेस का कितना इंपॉर्टेंस है। फिजिकल फिटनेस हमारे जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। अगर हम सुबह से उठ के शाम तक की अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, कर लेते हैं, तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि जो एक्टिविटी की उसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है।
यहाँ पे गांधी थोड़ा सा और अलग सोचते थे। वो जो सस्टेन डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कोई आदमी किसी ट्रेड मिल पे जाके बिजली को जला के और फिर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करे। गांधी ने बोला कि वो ट्रेड मिल की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने काम जो है आप अगर स्वयं कर लोगे, अपनी सफाई स्वयं कर लोगे, अपने जो कपड़े धोने का काम है, जो उनके यहाँ आश्रम में जो सिस्टम हमको दिखाई देती है, और जो स्पेशली जिस विद्यापीठ में मैं हूँ उस विद्यापीठ में मुझे ये पूरी जो है फिलॉसफी दिखाई देती है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में दिखाई देती है कि जो हमारे यहाँ बच्चे हैं उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव है, और उसका एक बहुत बड़ा पीछे का कारण है उनके रोज के जो कार्यक्रम है, रोज की जो चीजें हैं वो खुद करते हैं। और यहाँ पे यही बात गांधी ने बताई, और इसी को दुनिया आज जो है बड़े मोटे पैमाने पे एक्सेप्ट कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पे उसको स्वीकार कर रही है, और हेल्थ के अंदर भी वही चीज है। तो जो ये चीजों की बात कर रहा हूँ, तो इसमें अमेरिका ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज और इंटरेस्टिंग चीज जो पेश की, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक डांस, जो कि एक प्रकार का नृत्य है। आप नृत्य करते करते भी 30 मिनट, क्योंकि हम लोग कहते हैं WHO हमको रिकमेंड करता है कि मिनिमम 30 मिनट और उससे मोर देन। आप सोचिए 1974 में आपके सामने यूएनओ ने एक चार्टर दे दिया कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, आपको कोई भी व्यक्ति इस फंडामेंटल राइट को करने से रोक नहीं सकता। आप उससे भी एक कदम आगे बढ़े तो ये फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने का काम जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यूएनओ में 2014 के समय में एक्सेप्ट करवाया वर्ल्ड योग डे, और वर्ल्ड योग जो है दुनिया ने स्वीकार करा कि दुनिया को फिट बनाने के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम के रूप में योग आ सकता है, जिस रूप में वर्षों पहले अमेरिका ने इस तरह की एक्टिविटी को शामिल किया। वो चीज आज की तारीख में जो है वो यहाँ पे जो है वो हमको दिखाई देती है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने योग को इंट्रोड्यूस किया, जो एक आपका ऐसा डेवलपमेंट करता है जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, साथ साथ में सोशल इमोशनल ऐसा डेवलपमेंट जिसके अंदर आपको बहुत सारे साइक जो प्रॉब्लम्स होती थी, जिनको डिप्रेशन से जोड़ा जाता है, जिसको मेंटल शक्तियों के साथ जोड़ा जाता है, उसका भी उपाय योग है। इसीलिए दुनिया के सारे देशों ने एक सुर के साथ एक्सेप्ट किया। 171 कंट्रीज ने बोला कि नहीं, योग जैसा कोई बेस्ट माध्यम नहीं है दुनिया को फिट बनाने के लिए, दुनिया के फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फेज रहा, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया। इसी प्रकार से जो धीमे धीमे जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर जो है अमेरिका जो है उन्होंने अपना आगे बढ़ाने का काम करते रहे, और धीरे धीरे जो है वहाँ पे बहुत सारे गेमों का जो है इन्वेंशन होने लगा। और आज की तारीख में भी अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल के रूप में स्कूल्स हैं, जिन स्कूल्स के अंदर बहुत सारी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जिन प्रैक्टिसेस के थ्रू हम लोग फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो एक है पृष्ठभूमि मैंने तैयार की पहले आपसे चर्चा करने के लिए कि क्यों वाई ये विषय इंपॉर्टेंट है, क्यों ये विषय के लिए दुनिया इतना सोच रही है। दुनिया आज की भी तारीख, आज के समय में भी अगर ग्लोबल इश्यूज के अंदर अगर टेररिज्म ग्लोबल इशू है, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल इशू है, तो वो ओबेसिटी को भी ग्लोबल इशू में गिनती है, क्योंकि वो देख रही है कि धीरे धीरे जो है दुनिया की एक बड़ी जो समुदाय है, जनसंख्या है, वो धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, ओबेस होती जा रही है, जिनकी फिटनेस जो है वो पुअर होती जा रही है, और फिजिकल फिटनेस पुअर होने के कारण जो है वो बहुत सारी बीमारियों में ग्रसित होती जा रही है, बहुत सारी उनको बीमारियां होती जा रही हैं। तो इस प्रकार से जो है ये एक मैंने आपके सामने जो है बैकग्राउंड पेश करने की कोशिश की। तो इस बैकग्राउंड के अंदर हम लोगों ने ये समझा कि क्यों ये फिजिकल जो फिटनेस है इम्पॉर्टेंट है, और ये फिजिकल फिटनेस हमें क्यों करनी चाहिए, और फिजिकल फिटनेस जो है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, और हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे ये माना। अगेन हम लोग फिर से मिलते हैं और इस विषय पे आगे हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी तक जो है हम लोगों ने पूर्व भूमिका के संदर्भ में बात की थी, और अब हम जो मेन टॉपिक है उस पर हम आ चुके हैं, और हम यहाँ स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस के साथ कि फिजिकल फिटनेस रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ योर बॉडी सिस्टम टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली टू अलाउ यू टू द हेल्दी एंड परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली। मतलब फिजिकल फिटनेस एक
इस तरह की एबिलिटी या योग्यता है, या उसको हम कह सकते हैं जिसके आधार पे आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो पूरे दिन का जो है रूटीन का बगैर फटीक, बगैर थकान के आप उसे परफॉर्म कर लेते हैं। यानी हम अगर किसी को बोलना चाहें कि ये फिजिकली फिट है, इसका मतलब है कि वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका कोई भी तरह का रोल हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, सिविलियंस हो सकते हैं, या कोई उनका अलग अदर प्रोफेशन हो सकता है। वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों को परफॉर्म कर लें, और परफॉर्म करके रात को सोते समय उनको थाक का अनुभव ना हो। थाक मीन्स थकान का अनुभव नहीं हो, वो फटीक फील ना करें, बड़ा इंजॉयफुली उनका पूरा दिन निकल जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये फिजिकली फिट है। तो फिजिकल फिटनेस की एक सामान्य परिभाषा जो है ये इस तरह से हमने जो है वो करी है। हम फिर से उसी स्लाइड पे आ जाते हैं, ये डेफिनेशन। और डेफिनेशन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फिजिकल फिटनेस को हमें डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास एक सामान्य पॉपुलेशन है और एक ऐसी पॉपुलेशन है जो बड़ी स्पोर्ट्स रिलेटेड है, या कहीं ऐसा एक्सट्रीम काम के साथ रिलेटेड है, चाहे वो आर्मीज हो सकती हैं या कहीं जहाँ पर भी फिटनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ भी उनकी रोज की रेगुलर लाइफ के अंदर 2-3 घंटे तक ट्रेनिंग का पार्ट होता है, फिजिकल ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो फिर उनके लिए हम लोग जब ना अलग तरह से सोचने लग जाते हैं, और हम उनको यहाँ दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी फिटनेस जो कॉमन जो है हमारी पॉपुलेशन उसके लिए हो, जिसको हम लोग हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कहते हैं, और एक ऐसी जो है फिजिकल फिटनेस जो स्किल रिलेटेड हो सकती है या स्पोर्ट्स रिलेटेड हो जाती है। यहाँ पे हम कुछ थोड़ा स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स के लिए, जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, जो फिजिकल एजुकेशन को फॉलो करते हैं, फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे ये समझना जरूरी होगा कि उन्हें यहाँ पे दो तरह से फिजिकल फिटनेस को डिवाइड करना होगा। फर्स्ट जो होगी, पहली जो होगी वो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस होगी, जिसे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं। अच्छा, मोटर रिलेटेड या स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर फिटनेस है तो वो ऑलरेडी हेल्थ रिलेटेड हो गई, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर किसी की मोटर कंपोनेंट को डेवलप कर दिया जाए और उस लेवल पे पहुंचा दिया जाए, उसकी जो है मोटर और स्किल रिलेटेड फिटनेस इंप्रूव हो जाए तो उसकी हेल्थ रिलेटेड नहीं होगी। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। मगर चूंकि यहाँ पे दोनों का अलग अलग तरह का काम करने का तरीका है, दोनों अलग तरह से काम को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हम देख लेते हैं, जैसे कि बॉडी कंपोजिशन है, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मस्कुलर इंडोरेंस है, पावर और स्ट्रेंथ है। ये सारी चीज़ों को मिला के ऐसा हम लोग मानते हैं कि 11 कंपोनेंट जो होते हैं वो टोटल सारे हो जाते हैं मिलके, और उसमें से 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं वो स्पोर्ट्स रिलेटेड, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंदर आते हैं, और बाकी के जो 6 हैं वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के अंदर आते हैं। तो जब भी हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात करते हैं या उसको मापने की बात करते हैं, उसको मेजर करने की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी जो है स्टैंडर्ड टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टेस्ट इन्वॉल्व है, जो NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के द्वारा तैयार की गई और बनाई गई एक टेस्ट है। उसके अलावा बहुत सारी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, जिनकी हम पहले वाले सेशन में बात कर चुके हैं, जो कूपर की 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट है, JCR की जंप चीन एंड रन टेस्ट है, ऑफर्ड की बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर टेस्ट है, जिसके द्वारा भी हम लोग जो है फिजिकल फिटनेस को माप सकते हैं। तो जो कंपोनेंट होते हैं हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंदर, उसमें एक जो होता है एजिलिटी, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एजिलिटी जो है ये एक मांसपेशियों का और हमारी जो मसल्स और उसके ग्रुप हैं उनकी एक ऐसी योग्यता के रूप में होती है जो डिफरेंट अलग अलग प्रकार की एबिलिटीज को संयोजन करने का काम करती है, कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। आप कभी भी क्या होता है, एक तरह की मूवमेंट नहीं करते, दौड़ते समय आप एक जैसा दौड़ रहे हैं, पर जब आप नॉर्मल चीजों में आते हैं तो आप हो सकता है कहीं कहीं चलना भी पड़े, कहीं आपको सीढ़ी भी चढ़नी पड़े, कहीं पर आपको थोड़ा कूदना भी पड़े, कहीं आपको ऐसा हो सकता है कि टर्न लेना पड़े। तो आप एक जैसी मूवमेंट के बाद उन मूवमेंट में अलग अलग बहुत सारी मूवमेंट का इन्वॉल्वेशन होता है। अगर एजिलिटी क्वालिटी आपके अंदर है
तो वो जो सारी अलग अलग प्रकार की मूवमेंट्स हो रही हैं, उन सारी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने की जो एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को हम एजिलिटी कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एजिलिटी नहीं होगी तो आप बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंट रूप में अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उसके फॉलो थ्रू में आपके शरीर का संतुलन भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए। अगर वो बैलेंस कहीं गड़बड़ होगा या बैलेंस कहीं बिगड़ेगा तो हम ये कह सकेंगे कि आपके अंदर जो है बैलेंस एबिलिटी नहीं है। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, आप कहीं भी किसी तरह से हैं, उस समय आपकी ये बैलेंस एबिलिटी जो है वो आपकी किसी भी मूवमेंट को एंड में फॉलो थ्रो का काम करती है। जब मूवमेंट पूरी हो जाती है तो उसमें आपके शरीर का बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, इस तरह की एक एबिलिटी हमारे शरीर में विद्यमान होती है, मांसपेशियों के अंदर होती है। और वो जनरली क्या होता है, मस्कुलर और हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसके बीच का कोलैबोरेशन होता है, इसके बीच का एक कोऑर्डिनेशन होता है, उसको हम बैलेंस एबिलिटी कहते हैं। इसी प्रकार से एक और एबिलिटी होती है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। क्योंकि आपका जो शरीर है इसको अलग अलग भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कहीं जैसे हार्ट टिश्यूज हैं, कहीं पे सॉफ्ट टिश्यूज हैं, फिर हमारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। उन सारे सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करने वाला एक सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो ये कोऑर्डिनेशन एबिलिटी जो है, ये कोऑर्डिनेशन एबिलिटी सीधे लिंक्ड होती है, सीधे कनेक्ट होती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपसे अलग अलग प्रकार की मूवमेंट कराते समय कोऑर्डिनेट करना की कोशिश करता है। हम कहीं कहीं देखते हैं बहुत सारे ऐसे भी हमको ग्रुप में बच्चे दिखते हैं जो लेजी होते हैं, या फिर उनकी जो मूवमेंट होती है वो बड़ी लयबद्ध या रिदमिक या सुंदर नहीं दिखेगी। यहाँ हम समझ जाएंगे कि इनके यहाँ कोऑर्डिनेशन का जो है वो अभाव है, क्योंकि हमारे शरीर के बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे हर मैसेज को ब्रेन तक लेके जाते हैं, जहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको एनालाइज करता है और उसके बाद कमांड देता है और वो मूवमेंट करी जाती है। पर जब इन दोनों के बीच में कहीं ऐसी संभावना पैदा हो जाती है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कम है। तो ये कोऑर्डिनेशन एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड जो है वो कभी, मतलब हमेशा नहीं, पर कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी ऐसी भी आ जाती है जहाँ पे आपको स्पीड की जरूरत पड़ती है, जहाँ आपको दौड़ने की जरूरत पड़ती है। आपकी हर दिन की एक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। परिस्थिति बनने पे आपकी अंदर एक ऐसी भी एबिलिटी है जो आपको कोई भी एक्टिविटी को कम से कम समय में करने की योग्यता रखती है। और इस योग्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि यार आपके अंदर स्पीड एबिलिटी है, यानी आपने कम समय में अपने काम को परफॉर्म कर दिया। हर आदमी चाहता है, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो अपनी एक्टिविटीज को, अपनी डेली लाइफ की, रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज को बहुत देर तक करना चाहे, नहीं। वो अनुकूलता के हिसाब से जब उसे ऐसा लगे तो स्पीडी पर भी वो एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए। तो स्पीड एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से पावर एबिलिटी, पावर को जनरली हम लोग स्ट्रेंथ भी, मस्कुलर स्ट्रेंथ के रूप में भी जानते हैं और पावर के रूप में भी जानते हैं। तो पावर किसी भी, जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं, पूरे दिन भर में एक्टिविटी होती है, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आपको किसी चीज को उठा के रखना हो, करना हो। स्पेशली गेम की बात करें तब तो बहुत ही ज्यादा आपको स्ट्रेंथ और पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सामान्य जीवन के अंदर सामान्य लोगों को भी, जो सामान्य पब्लिक है, सामान्य ग्रुप है हमारा, उनको भी पावर की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और ये एबिलिटी उनसे, उनकी मांसपेशियों की या मांसपेशियों ग्रुप की ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जो किसी भी रेसिस्टेंस का विरोध करती है। यानी किसी भी रेसिस्टेंस का विरोध, प्रतिरोध करके उन रेसिस्टेंस का सामना कर लेती है। तो उस एबिलिटी को हम लोग कहते हैं पावर या स्ट्रेंथ। इसी के साथ एक रिएक्शन एबिलिटी भी होती है, रिएक्शन टाइम जिसको बोलते हैं। यानी आप किसी भी चीज के लिए कितनी जल्दी रिएक्ट होते हैं, क्योंकि आप जितनी जल्दी रिएक्ट होगे और जल्दी से आपका वो जो काम है वो हो जाएगा। अगर आपका रिएक्शन एबिलिटी कम होगी तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीजें आपके, अगर जब आप फिटनेस का प्रोग्राम करते हो, फिटनेस का प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी बोला गया है फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर हर एक सिविलियन को 10,000 स्टेप्स, मतलब 10,000 कदम चलना ही चाहिए। 10,000 कदम चलो, या आधे से 1 घंटे तक वॉक करो, या आधे से 1 घंटे तक रनिंग करो, या आधे से 1 घंटे तक जॉगिंग करो, या आधे से 1 घंटे तक साइकिलिंग करो। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जो एक्टिविटी थोड़े समय तक, मतलब 30 मिनट से मोर देन 30 मिनट
से ज़्यादा तक चलती रहे, तो जब अब वो आप एक्टिविटी करते रहेंगे और कुछ समय बीत जाएगा, हम लोग ऐसा बोलते हैं साइंटिफिक बेस के ऊपर कि 12 वीक 16 वीक अगर आप किसी चीज़ को ट्रेनिंग लेते हो और उस चीज़ से क्या आप ट्रेंड हो जाते हो, तो आपके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। तो जब भी हम नॉर्मल व्यक्ति की बात करेंगे और उसको इस तरह से 16 वीक का ये प्रोग्राम कराएंगे, तो हम देखेंगे उसके रिएक्शन टाइम में भी अंतर आ रहा है, और जितना रिएक्शन टाइम कम होता जाएगा उतना उसकी बेटर परफॉर्मेंस कहलाएगी। तो हम लोग रिएक्शन टाइम के ऊपर भी इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस का मतलब है आपकी हृदय, आपका हृदय की क्षमता, आपकी हृदय की काम करने की क्षमता। और ये तो बहुत पॉजिटिव कोरिलेशन होता है कि जब भी आप ट्रेनिंग लेंगे, फिटनेस का काम करेंगे, धीमे धीमे आपका हृदय जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा, और ये कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस साबित करेगी कि आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो धीमे धीमे कम होंगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी ट्रेंड होगी, आप नॉर्मली 72 टाइम जो होता है आपका दिल धड़कता है, पर जैसे जैसे आप ट्रेंड होते आते हो, जैसे जैसे आपकी फिटनेस इंप्रूव होती जाती है, ये जो हार्ट बीट है ये कम होती जाती है। हम तो ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की बात करें, जो ओलंपिक्स में मैराथन रनिंग करते हैं, जो ओलंपिक्स के अंदर स्विमिंग की एक्टिविटी करते हैं, जो ओलंपिक्स के अंदर साइकिलिंग की एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंडोरेंस पावर वाली एक्टिविटीज़ हैं, उन लोगों के हृदय की हार्ट बीट 35 से 40 ही होती है। मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस इतना स्ट्रांग होता है कि उनका हृदय के काम करने की क्षमता कम बीट में ज्यादा ब्लड जो है वो प्यूरिफिकेशन कर देती है, जिसको हम लोग जनरली एथलीट हार्ट बोलते हैं। वैसे 350 ग्राम का हार्ट होता है ग्राम्स में, पर जब हम एथलीट हार्ट की बात करते हैं, मान लो माइकल फेलिप्स, एक ओलंपिक 8 गोल्ड मेडल, ये तो हिस्ट्री हम लोगों ने अपनी पूरी ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल इंडिविजुअल्स के अंदर हमें नहीं मिले होंगे। ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो एक ही ओलंपिक के अंदर, तो जब उनका हृदय हम चेक करने आते हैं, उनकी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस चेक करने आते हैं, तो उनका हृदय का साइज ही हमको 500 ग्राम से ऊपर का मिलता है। तो इस तरह से कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, और बहुत सारे हमारे पास ट्रेनिंग अवेलेबल है। इंडोरेंस डेवलप करने के लिए 30 मिनट्स मोर देन, 30 मिनट से ज्यादा। जब हम भी आगे मोटर कंपोनेंट की बात करेंगे, मोटर कंपोनेंट को डेवलपमेंट करने की बात करेंगे, जब हम स्पेशली फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेशनल्स के लिए बात करेंगे, तब हम उसको थोड़ा और गहराई और डीपली तरीके से समझेंगे। पर यहाँ पे इतना समझना जरूरी है कि हृदय, आपके हार्ट की क्षमता जो धीरे धीरे बढ़ती है और जो लंबे समय तक थकान की स्थिति नहीं लाती है, और आप किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहते हैं, वो आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस की बदौलत होता है। इसके बाद जो है हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक सामान्य पब्लिक के लिए बड़ा इशू है, जिसको बोलते हैं बॉडी कंपोजिशन। आपके शरीर को कंपोजिशन, के शरीर के अंदर फैट का परसेंटेज कितना है, शरीर के अंदर फैट का मास कितना है, शरीर के अंदर टोटल बॉडी वाटर, ये सब मांसपेशियों के अंदर एनालाइज किया जाता है। जैसे हम लोग कभी भी किसी का बॉडी कंपोजिशन को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर जो है वो अवेलेबल है, उनके द्वारा हम उनका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि फैट फ्री मास कितना है, फैट मास कितना है, फिर जो मसल मास है वो कितना है, टोटल बॉडी वाटर कितना है, परसेंटेज कितना है फैट का। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि जब भी बॉडी कंपोजिशन को हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमको एक बड़ा जो है वैल्यू, एक नॉर्म जो मिलता है, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो बॉडी कंपोजिशन करने के बाद जब हमको एक बड़ा मास मिलता है जिसका नाम है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसका एक नॉर्म्स स्टैंडर्ड बना रखा है कि अगर ये 17 to 24 निकलता है तो हम कहते हैं कि फिट है, ये सही है। और जब ये BMI 25, 26, 27, 30 तक पहुंचता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि आप ओवरवेट हो रहे हो। उसके बाद भी ये जो है क्लास 1 में पहुंच सकता है, जिसको ओबेसिटी बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति का BMI अगर 31 से 35 तक निकलता है तो हम क्लास 1 ओबेसिटी बोलते हैं, 35 से 40 तक निकलता है तो हम क्लास 2 ओबेसिटी बोलते हैं, और 40 प्लस भी निकल सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनका वजन इतना ज्यादा है,
जब उनके वजन को BMI कैलकुलेट करके निकालते हैं तो 40 प्लस भी निकलता है। तो इसमें हम उसको बोलते हैं एक्सट्रीम जो है आपको मोटापा है और आपको आपके शरीर में चर्बी जो है, चर्बी की मात्रा जरूरत से ज्यादा। तो इस तरह से हम बॉडी कंपोजिशन को भी एनालाइज करते हैं हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंदर। फिर जो होता है मस्कुलर स्केलेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मस्कुलर स्केलेटल के अंदर 3 चीजें हैं जो जिनको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ बोलते हैं, मस्कुलर इंडोरेंस बोलते हैं। यहाँ पे हम इसे हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स में समझें तो हम बहुत डीपली नहीं जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में खाली बात करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी योग्यता या एक ऐसी एबिलिटी होती है हमारी मांसपेशियों की जो अधिकतम विस्तार के साथ किसी मूवमेंट को करती है। अगर ये अधिकतम विस्तार के साथ मूवमेंट ना हो पाए तो भी हम बोलेंगे कि आपकी हेल्थ पुअर है। यानी आप जब भी कोई मूवमेंट करेंगे और जब भी आपकी शरीर में रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपकी मूवमेंट बहुत ही सुंदर दिखेगी, लयबद्ध यानी रिदमिक दिखेगी, बहुत अच्छी दिखेगी। और नहीं तो उसके अंदर आपको बड़ा थोड़ा अजीब सा दिखेगा कि यार ये कैसे व्यक्ति चल रहा है, या ये व्यक्ति कैसे दौड़ रहा है, या ये व्यक्ति किस तरह से कोई भी मूवमेंट इसको करने के लिए बोली गई तो ये सही से नहीं कर पा रहा। तो फ्लेक्सिबिलिटी का रोल वहां पे पता चल जाता है। इसी प्रकार से मस्कुलर स्ट्रेंथ है, यानी आपकी शक्ति ताकत भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी दिन भर में रहते हैं, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति होगा उसको बहुत सारे ऐसे काम होंगे जहाँ ताकत की जरूरत पड़ेगी। तो उसके शरीर में विद्यमान, उसकी मांसपेशियों के अंदर विद्यमान जो शक्ति है जिसके द्वारा वो किसी भी चीज को पिक उठाने का काम करता है, रखने का काम करता है, तो हम उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसी प्रकार से मस्कुलर इंडोरेंस भी एक एबिलिटी होती है जिस एबिलिटी के द्वारा आप लंबे समय तक, जरूरी नहीं है कि आप थोड़ी देर में कोई एक्टिविटी पूरी हो जाएगी, थोड़ी देर में स्ट्रेंथ का काम हो सकता है कि जल्दी से किसी चीज को उठा के रख दिया, पर उस चीज को कुछ देर तक चलाना हो और लंबे समय तक चलाना है तो आपको इंडोरेंस के बगैर नहीं, आपको मस्कुलर इंडोरेंस की जरूरत पड़ेगी। और ये मस्कुलर इंडोरेंस, इस तरह से ये जो वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स की हम लोगों ने बात की, ये हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, ये हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है। इन सारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट को हम डेवलप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मस्कुलर स्ट्रेंथ, इसके लिए वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। मस्कुलर इंडोरेंस के लिए थोड़ा 30 मिनट या 15-20 मिनट तक दौड़ने की एक्टिविटी जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे अच्छा योग है, योग से अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने बोला सीधे सीधे जैसे जैसे आप ट्रेनिंग लेते हो आप मांसपेशियों से काम करोगे। मांसपेशियों का एक नियम है, क्योंकि आपकी मस्कुलर जब भी काम करेगी मसल्स की हाइपरट्रॉफी होगी। मसल्स की हाइपरट्रॉफी का मतलब है मसल की जो थिकनेस है वो बढ़ने लगेगी। जब भी मसल की थिकनेस बढ़ेगी उसके अंदर जितनी भी, जिनको रक्त वाहिकाएं बोलते हैं, जिनको ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, वो उनका वासोडाइलेशन हो जाएगा, वो मोटी होने लगेंगी, वो बॉडी उनकी जो डायमीटर है वो बढ़ने लगेगा, आपकी आर्टरीज और वेन्स जो है उनका भी बढ़ने लगेगा। जब इन सब चीजों का बढ़ेगा तो सामान्यतः है जिस हृदय को पंप करके इन सब चीजों का ऑपरेट करना होता है, तो धीमे धीमे हृदय का साइज भी बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें हमने क्या बोला, एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जब भी आपकी ये सारी एबिलिटीज बढ़ेंगी तो आपकी कार्डियो इंडोरेंस, आपकी कार्डियो यानी आपकी हृदय की क्षमता भी बढ़ेगी और हृदय के काम करने की शक्ति भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं। अब हम जो है स्पेशल गेमों के ऊपर आ जाएं कि गेम्स के अंदर जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ कितने प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है, डायनेमिक स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है और जनरल स्ट्रेंथ है। इसमें 3 पहली वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ के रूप में जानते हैं। जब आपकी मांसपेशियां या मांसपेशी के ग्रुप एक ही कॉन्ट्रैक्शन में अपनी शक्ति का उदाहरण दे देते हैं तो उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे जेवलिन फेंकना, जैसे थ्रोइंग में कोई इवेंट, वहां आपको बार बार मौका नहीं मिलता, आपको एक ही बार फेंकना होता है, आपको वो चीज एक ही बार परफॉर्म करनी होती है। तो उन सब चीजों में आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत है। फिर क्या होता है, कुछ ऐसे गेम है जिसके अंदर बार बार जरूरत पड़ती है। फुटबॉल खेल रहे हैं, थोड़ी देर तक आप बॉल लेके गए, इंडोरेंस की भी जरूरत पड़ी, फिर एंड में आपने किक मारी, तब पैरों में आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी। मगर ये स्ट्रेंथ एक बार ही नहीं, एक किक मारने के बाद आपका गेम खत्म नहीं हो जाएगा। ऐसे सारे इवेंट जिसके अंदर एक ही कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अगर आप परफॉर्म करते हो तो मैक्सिमम है, बार बार करते हो तो एक्सप्लोसिव है। स्टैटिक स्ट्रेंथ मतलब एक ही जगह स्थिर अवस्था की ताकत है, और डायनेमिक जो है वो चलते फिरते हैं। आप अगर मूवमेंट करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और दौड़ते दौड़ते भी किसी चीजों का काम करते रहते हैं और शक्ति लगाते रहते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो है डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर आती हैं। इसके सामने रिलेटिव स्ट्रेंथ भी होती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी प्रकार की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, पर ये व्यक्ति से संबंधित होती है। एक अनुपात की बात की जाती है कि जब भी किसी का वजन बढ़ता है
तो उसकी ताकत बढ़ती है। जैसे कि आप रेसलर्स को देख लो, जैसे कि आप वेट कैटेगरी में लड़ने वालों को देख लो, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जैसे जैसे वो अपना वजन बढ़ा रहे हैं, अपना शरीर बढ़ा रहे हैं, उनकी ताकत भी बढ़ रही है। तो ये एक प्रकार की ताकत नहीं होके एक प्रकार से शरीर का अनुपात को का रिलेशन यहाँ मेंटेन करके बताती है, इसलिए हमने इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसके अलावा एक जनरल स्ट्रेंथ भी होती है जो सामान्य रूप से आपको किसी भी शक्ति का काम करने के लिए पर्याप्त होती है। इनको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे आपके पास मेथड्स अवेलेबल है, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज है, टाइप्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस है, मेथड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज विद मेडिसिन बॉल, सैंड जो रनिंग से सैंड बैग्स जो है वो रनिंग के ऊपर सैंड बैग्स को बांध के आप दौड़ सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज विद इलास्टिक मटेरियल है, बहुत सारी ऐसी चीजें आजकल टेरा बैंड जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा भी आप जो है शक्तियां बढ़ा सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे आपको विजुअल दिखाई देंगे जिसके अंदर क्या होगा कि आप टेरा बैंड का उपयोग करके भी आपकी शक्ति जो है वो बढ़ा सकते हैं। और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिन एक्सरसाइज के अंदर आइसो मतलब सेम, मैट्रिक मतलब लेंथ, आप ऐसी कोई भी एक्सरसाइज करें जिसके अंदर आपकी मांसपेशियों की लेंथ सेम रहे। मतलब आप दीवार को धक्का दें तो क्या होगा, आपकी मांसपेशियों की लेंथ ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, बढ़ेगी ना तो घटेगी, वो खाली स्थिर रहेगी। तो हम उस तरह की एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक बोलते हैं। इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको डेवलप कर सकती हैं। वेट ट्रेनिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है, और जो अभी ट्रेनिंग एडवांस में चल रही है, मॉडर्न समय में चल रही है, उसको हम लोग प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग बोलते हैं। इन 2-3 ट्रेनिंगों के द्वारा आप किसी भी प्लेयर और किसी भी खिलाड़ी की जो है वो स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद एक और कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पीड। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बाकी रह जाएगा, 30 मिनट के अंदर ये कंप्लीट नहीं होने वाला, 35 मिनट। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कम से कम समय में आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पोर्ट्स में आपके लिए हर काम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम समय में आप अगर परफॉर्म कर दें तो हम कहते हैं स्पीड है। और स्पीड जो है वो इन 5 क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें से एक रिएक्शन एबिलिटी है, एक मूवमेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन एबिलिटी है, लोकोमोटर एबिलिटी है, स्पीड इंडोरेंस है। रिएक्शन एबिलिटी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपकी एक ऐसी एबिलिटी जिसके ऊपर आप तुरंत रिएक्ट होते हैं। अगर आप किसी भी मूवमेंट के लिए अगर जल्दी रिएक्ट हो जाएंगे तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, रिएक्शन लेट होगा तो स्पीड आपकी थोड़ी बेकार होगी। मूवमेंट स्पीड को हम इससे संबंधित करते हैं कि कोई भी मूवमेंट हो उसको सबसे कम समय में आप कंप्लीट कर लें तो हम कह सकेंगे कि आपके अंदर मूवमेंट स्पीड वाली एबिलिटी भी है। एक्सेलरेशन एबिलिटी को उस एबिलिटी के रूप में बोलते हैं कि जब आप कम समय में अपनी तीव्रता प्राप्त कर लें। आप अगर दौड़ना शुरू करें और सबसे कम सेकंड्स में अपनी पीक दौड़ पे पहुंच जाएं, स्पीड पे पहुंच जाएं, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन एबिलिटी। और ये जिसके अंदर जितनी अच्छी होगी एक्सेलरेशन एबिलिटी, वो उतना अच्छा 100 मीटर परफॉर्म करेगा। उसी के बाद होता है एक लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी मतलब आप जब आपने पीक प्राप्त कर ली है, उस पीक को कितनी देर तक मेंटेन कर पाते हैं। लोकोमोटर एबिलिटी वहां पे आपको ये बात बताती है कि लोकोमोटर एबिलिटी होगी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा देर तक अपनी पीक स्पीड को मेंटेन कर पाएगा, जिसकी लोकोमोटर एबिलिटी कम होगी वो जल्दी से उसकी जो पीक मिली है कम हो जाएगी, फिर धीमे धीमे स्लो होता जाएगा, एंड में उसकी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इसलिए लोकोमोटर एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होता है स्पीड इंडोरेंस। आपको थकने के बाद भी आप कोई एक्टिविटी को स्पीड के साथ परफॉर्म कर दें, इस एबिलिटी को हम लोग स्पीड इंडोरेंस कहते हैं। तो ये प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस तरह से हम उनको डेवलप भी कर सकते हैं। रिएक्शन एबिलिटी को कर सकते हैं, रिपीटेशन मेथड के द्वारा कर सकते हैं, इंटेंसिव इंटरवल मेथड के द्वारा करते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के द्वारा कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज है जो जिसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस, छोटी दौड़ें करा के हम किसी की भी रिएक्शन एबिलिटी स्पोर्ट्समैन की बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। और रिएक्शन एबिलिटी को हम सिग्नल्स, कोई भी तरह का अगर आप सिग्नल्स दें और उस पर वो रिएक्ट हो तो हम स्पोर्ट्स पर्सन की जो है ट्रेनिंग के दरमियान हम उनकी रिएक्शन स्पीड में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी प्रकार से इंडोरेंस होता है। इंडोरेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो आप फटीग की अवस्था में भी अपनी जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर सकें। तो उन स्पोर्ट्समैन के लिए बात की जाती है कि जो एक्स्ट्रा टाइम में, रोज हम 20 मिनट खेलते हैं मगर आज के दिन हमारा मैच टाई हो गया और हम 10 मिनट एक्स्ट्रा खेलने आ रहे हैं, और उस एक्स्ट्रा समय में भी अगर हम अपना उसी लेवल का परफॉर्मेंस देते हैं, दैट मीन्स कि मेरे पास इंडोरेंस है। तो इंडोरेंस एबिलिटी आपको एक्स्ट्रा टाइम में भी आपकी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखती है। अगर नहीं होगी तो बस आप 20 मिनट अच्छा खेलेंगे, पर जैसे ही कभी मैच
टाई की अवस्था में चला गया तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो इंडोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोरेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक इंडोरेंस, जनरल इंडोरेंस, स्पेसिफिक इंडोरेंस। बेसिक इंडोरेंस हमारा बुनियादी इंडोरेंस है, जिसको हम जॉगिंग के रूप में, वॉकिंग के रूप में जानते हैं। 30 मिनट तक अगर हम ये एबिलिटी कर सकते हैं, 30 मिनट तक एक्टिविटी कर सकते हैं, तो मतलब बेसिक इंडोरेंस है। जनरल इंडोरेंस इससे थोड़ा सा आगे है, अगर आप इससे भी ज्यादा की थोड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं और उस एक्टिविटी के अंदर रनिंग और साइकिलिंग और ये सारी चीजें भी जोड़ सकते हैं, तो आप उसको जनरल इंडोरेंस कह सकते हैं। उसके अलावा एक और इंडोरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर स्पोर्ट्समैन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिक इंडोरेंस। मतलब जिस प्रकार का गेम है उसी गेम के अकॉर्डिंग अगर वो ट्रेंड है और उसके अंदर वो स्पेसिफिक इंडोरेंस है, तो वो उस स्पेसिफिक एक्टिविटी को फटीग की स्थिति में भी कर सकेगा। तो इस प्रकार से इंडोरेंस को हम लोग जो है वो जो उसके हिसाब से हमने बता दिया कि उसका बेसिक और जनरल किस प्रकार से। कुछ इंडोरेंस को हम ड्यूरेशन के हिसाब से भी बता सकते हैं, समय के हिसाब से भी बता सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया 1986 में कहा था कि 20 से 22 सेकंड्स के नीचे की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम इंडोरेंस एक्टिविटी नहीं मानते, उनको स्पीडी बोलते हैं। बाकी की जब चीजें होती हैं उनको हम इंडोरेंस कह सकते हैं, जैसे स्पीड इंडोरेंस। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो 22 सेकंड से 45 सेकंड के बीच में परफॉर्म की जाती हो, उसमें स्पीड इंडोरेंस की आवश्यकता पड़ती है। 45 सेकंड से 2 मिनट तक के बीच में परफॉर्म की जाती हो, उसमें शॉर्ट टाइम इंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। 2 मिनट से 11 मिनट तक के बीच में जो चीजें परफॉर्म करने वाली इवेंट्स हो, जिनके अंदर आप बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर दें, तो मिडिल टाइम इंडोरेंस की आवश्यकता है। 30 मिनट से मोर देन, 30 मिनट से ज्यादा की एक्टिविटी के लिए भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप उस समय पे आपको लॉन्ग टाइम इंडोरेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और ये लॉन्ग टाइम इंडोरेंस आपको होना। इसको डेवलप करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनको हम कंटिन्यूअस मेथड बोलते हैं, सोलो कंटिन्यूअस मेथड बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी जो हार्ट बीट है 140 से 160 के बीच में होगी। फास्ट कंटिन्यूअस मेथड बोलेंगे जिसमें हार्ट बीट जो होगी 180 75 से 180 के लगभग होगी। रिपीटेशन मेथड है जिसके अंदर आपकी इंटेंसिटी 90 से 100% होगी। फार्टलेग एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, बड़ी प्यारी मेथड है, क्योंकि आप इंडोरेंस एक ऐसी आपकी एबिलिटी है, जब तक आपके आंख में आंसू नहीं आ जाए, कि स्पोर्ट्समैन रोने ना लग जाए, तब तक उसके अंदर इंडोरेंस डेवलप नहीं हो पाता है। तो फार्टलेग में इसलिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराई जाए जिसमें लंबे समय तक प्लेयर खेलता रहे, इसलिए एक जो ऑथर थे उन्होंने एक नई मेथड जो थी वो इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम फार्टलेग मेथड है। और ये मेथड इस तरह की मेथड है कि आप अलग अलग तरह की एक्टिविटी को घंटों करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, आप पहाड़ पे चढ़ जाएं, आप पहाड़ उतर जाएं, आप रेत में चले जाएं, आप पानी में चले जाएं, आप पेड़ पे चढ़ जाएं, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप करते रहें और कंटिन्यूअस करते रहें। जब आप रोड पे कंटिन्यूअस दौड़ते हैं तो आपको एक मेंटल जो है प्रेशर पैदा हो जाता है कि इतना दौड़ना है, आप इतना अच्छा नहीं हो पाएगा आपका इंडोरेंस। उसकी जगह कुछ ऐसा किया जाए जिस चीज के अंदर आपको इंटरेस्ट पैदा हो। तो कुछ ऐसा करा गया कि जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की सीढ़ियां चढ़ना, सीढ़ियां उतरना, नदी में चले गए, पहाड़ पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ गए, पेड़ से उतर गए, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को इकट्ठा करके एक चीज में एक साथ कर लेना, इंटरेस्ट पैदा करते हुए, उस मेथड को हम लोग फार्टलेग मेथड बोलते हैं। बड़ी ही इंडोरेंस को डेवलप करने की सबसे बेटर और सबसे अच्छी मेथड, सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालने वाली मेथड जो है वो फार्टलेग मेथड है। उसके अलावा वेरिएबल पेस मेथड है, जिसके अंदर आप दौड़ते दौड़ते अपने पेस जो कदम है उनमें वेरिएशन लाते हैं। थोड़ी देर तेज दौड़ते हैं, फिर थोड़ी देर धीमे दौड़ते हैं, फिर तेज दौड़ते हैं, फिर धीमे दौड़ते हैं। तो इस तरह से वेरिएबल को पहले से प्लान करके जाते हैं, कितने मिनट स्लो करने, कितनी देर फास्ट करने। तो इंडोरेंस डेवलप करने के लिए एक और अच्छी मेथड का नाम है वेरिएबल पेस मेथड। और एक है कंपटीशन मेथड। जितना कंपटीशन में इवेंट करना है उसी के हिसाब से अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, इसे रोज नहीं करना होता है, कभी ना कभी जब हम ट्रेनिंग का पार्ट ले रहे हो तो किसी दिन ये कंपटीशन मेथड का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें एक्चुअल कंपटीशन का मेरा क्या स्थिति है उसका अंदाज लग जाता है। तो कंपटीशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसकी पहले बात करी थी कि जो आप अधिकतम विस्तार के साथ किसी भी चीज को परफॉर्म कर दें, वो जो क्वालिटी है उसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। और ये बहुत सारी चीजों से रिलेट होती है, और ये दो प्रकार की होती है, पेसिव और एक्टिव। पेसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जो फ्लेक्सिबिलिटी किसी के सपोर्ट के साथ करो, आप कोई पार्टनर के साथ करो, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में दिखाई देगी। अधिकतम विस्तार के साथ किसी भी मूवमेंट को करना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आप किसी पार्टनर का सपोर्ट लेके साथ में करते हैं तो
पेसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। और जब आप स्वयं अकेले करते हैं विदाउट कोई एक्सटर्नल सपोर्ट और किसी साथीदार के, तो हम उसको एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। और इन फ्लेक्सिबिलिटी पे फैक्टर्स जो है बहुत इम्पैक्ट जो डालने वाले हैं वो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके जॉइंट से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिनके जॉइंट ज्यादा खुलते हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर काम करते हैं, जिनके जॉइंट स्टिफ होते हैं ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। या फिर आप मूवमेंट कर करके अपनी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में भी कोई ना कोई सुधार ला सकते हैं। उसी प्रकार से आपके लिगामेंट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। लिगामेंट की जितनी स्ट्रेचेबिलिटी होगी, इलास्टिसिटी होगी, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी दिखाई देगी। आपकी मसल्स की भी स्ट्रेचेबिलिटी यानी खींच के पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में इलास्टिसिटी की तरह आ जाए, ऐसी क्वालिटी को स्ट्रेचेबिलिटी बोलते हैं। ये क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार इन सारे फैक्टर्स के द्वारा जो है वो यहाँ बहुत बढ़िया आपकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी कर सकता है। और अंत में जो एक होती है जिसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बोलते हैं, जो हमने पहले भी बात की, आपकी बहुत सारी मूवमेंट्स को एक साथ करने की योग्यता स्पोर्ट्समैन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्पोर्ट्समैन को कभी, जैसे एग्जांपल बास्केट बॉलर है, उसको बहुत सारी मूवमेंट करनी होती है। ड्रिबल करके जा रहा है, ड्रिबल करके फिर 2.5 स्टेप ले रहा है, फिर लेके ऊपर जाके जंप मार रहा है बोर्ड पे, फिर रिबाउंड लेके आ रहा है। तो ये बहुत सारी एक साथ मूवमेंट करते करते भी उसकी मूवमेंट में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, और वेरिएशन को कोऑर्डिनेट करने का काम जो करता है वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। तो ये कोऑर्डिनेट करके, इस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की भी जो 7 क्वालिटीज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, रिदम एबिलिटी और एडॉप्टेशन एबिलिटी। डिफरेंशिएशन एबिलिटी का मतलब है अलग अलग प्रकार की मूवमेंट को एक साथ संयोजित करने की क्वालिटी डिफरेंशिएशन एबिलिटी है। ओरिएंटेशन एबिलिटी, कभी भी कोई मूवमेंट शरीर में पैदा हो रही है उसको ओरिएंट करना, उसको अपने आप अच्छे से परफॉर्म कर देने की योग्यता को हम ओरिएंटेशन एबिलिटी बोलते हैं। एक मूवमेंट से दूसरी मूवमेंट में जाके उस दोनों के बीच में संयोजन स्थापित कर देना। मान लो कि मेरे को कूदना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले दौड़ता हूँ स्टैटिक सीधा, और फिर धीरे से जंप लेके कूद जाता हूँ। तो मेरी 2 मूवमेंट हुई, दौड़ना, कूदना, इसमें कपल करना। अगर इन दोनों को कपल करने की योग्यता हो तो मेरी बहुत अच्छी एबिलिटी कहलाएगी कपलिंग एबिलिटी। इसी तरह से रिएक्शन एबिलिटी, मैं बहुत जल्दी रिएक्ट होता हूँ तो मेरा जो एक्टिविटी बहुत अच्छे से परफॉर्म होगी उसको बोलेंगे रिएक्शन एबिलिटी। उसी तरह से बैलेंस एबिलिटी, मैं जब भी कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेता हूँ बाद में जमीन पे गिर ना जाऊं। क्योंकि आपको हर जगह सिखाया जाता है कि अगर आप क्रिकेट में बॉल फेंकने जा रहे हो तो क्या करोगे, आप रनअप लोगे, रनअप के बाद एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉल करोगे, बॉल की डिलीवरी करोगे, डिलीवरी रिलीज ऑफ द बॉल करने के बाद आपको बोला जाएगा कि डेंजर एरिया पे नहीं जाना, आपको साइड में से निकल के धीमे धीमे अपनी गति को बैलेंस करते हुए बैलेंस बना लेना। हर स्किल के अंदर बैलेंस बनाना आपको सिखाया जाता है। तो अगर आपके अंदर बैलेंस एबिलिटी नहीं होगी तो आप कभी भी परफॉर्म तो कर लेंगे लेकिन आपके गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए ये एबिलिटी भी होनी चाहिए। रिदमिक एबिलिटी, रिदम एबिलिटी मतलब आपकी जो स्किल परफॉर्म हो रही है वो सुंदर भी दिखनी चाहिए, रिदमिक दिखनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए। तो जब वो लयबद्ध दिखेगी, वो विदाउट एबिलिटी के लयबद्ध नहीं हो सकती। तो लयबद्ध होने के लिए रिदमिक होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से एडॉप्टेशन एबिलिटी, आपकी वो क्वालिटी जब आप एडॉप्ट कर लेते हैं, कितनी जल्दी किसी मूवमेंट को एडॉप्ट करके अच्छे से परफॉर्म कर दो, इस योग्यता को हम लोग एडॉप्टेशन एबिलिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, और इसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को जो है वो डेवलप करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है वो ऐसी मूवमेंट कराइए जिस मूवमेंट के अंदर बहुत सारी मूवमेंट का समावेश हो। आप लोग देखते हैं लेटेस्ट जमीन पे सीढ़ी बिछा देते हैं और उस पर अलग अलग प्रकार की मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन कराते हैं, अलग अलग मूवमेंट बदलती जाती हैं। अगर उसको कम समय में जो करके दिखा दे, हम कह देंगे कि यार आपकी सबसे अच्छी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को डेवलप करने के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है डिसएडवांटेज है आपकी पुअर फिजिकल फिटनेस के, आपको फटीग होगा, आपको डिप्रेशन होगा, आपको स्लीप का डिस्टर्बेंस होगा, आपका मूड स्विंग होगा, आपका जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, फिजिकल परफॉर्मेंस जो है आपका लैक ऑफ हो जाएगा, मेंटल फोकस जो आपको हेडेक हो जाएगा, आपको एक्सट्रीम थर्स्ट लगेगा, लैक ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, रैपिड वेट लॉस और गेन हो सकता है, इंक्रीज पेन इन ज्वाइंट्स एंड मसल्स। ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है, डिसएडवांटेज होते हैं फिजिकल फिटनेस के। अगर आपके अंदर फिजिकल फिटनेस की कमी होगी तो ये सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी, और यही चीज सुधर जाएंगी तो एडवांटेज ऑफ फिजिकल फिटनेस हो जाएगा, आपको लाभ पहुंचने लगेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट जो हो वो सारी चीजें जो है आपके एडवांटेज होगी।
अब ये कुछ एक्टिविटीज के बारे में मैं बात कर लेता हूँ जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं, जिनको हम बेस्ट प्रैक्टिस कह सकते हैं। हम सबका ऑब्जेक्ट है हर बच्चा फिट हो, हर ग्रुप को एक्सरसाइज मिले, हर आदमी अपना फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करे, हर आदमी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो। तो ये दुनिया में जो चीजें चल रही हैं ये बड़ा अट्रैक्शन का बात है। जैसे इसमें पहली चीज है जो गो आउट एंड प्ले। हमें बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं करना है, छोटे बच्चों के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, हम छोड़ दें उनको, आप खेलो, हम आपको समय दें, हम उनके लिए कहीं ना कहीं अपने शेड्यूल के अंदर टाइम बना के दें, जिससे कि उनको एक ही चीज हो कि उनको ये पता चले कि खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके द्वारा हमारी बहुत सारी क्वालिटीज जो है इंप्रूव होंगी और हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। इसी प्रकार से जो है वो एक और बढ़िया है, ये सारी जो एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं पॉपुलर हैं, कहीं ना कहीं मास पार्टिसिपेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं कंट्री वाइज ये ग्लोबल लेवल पे ये सारी एक्टिविटीज की बात की जाती है, क्योंकि स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हम अगर हिंदुस्तान के गरीब देश की बात करें तो अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हमारे पास जो नेचुरल जगह है वहां पे स्विमिंग हो सकती है, स्विमिंग नहीं तो साइकिलिंग हो सकती है, साइकिलिंग नहीं तो रनिंग हो सकती है, रनिंग नहीं तो वॉकिंग हो सकती है, वॉकिंग नहीं है तो फास्ट वॉकिंग हो सकती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास है जो हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मिलता है आइस पे होने वाले बहुत सारे खेल, जिन खेलों के द्वारा आप अपने आप की अपनी जो फिटनेस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, आपकी एजिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये खेलों के द्वारा क्या होगा, आपका ये बढ़ सकता है। इसी के बराबर आजकल जो है वो योगा को बड़ा वेटेज मिल रहा है, दुनिया में योगा को बहुत मास रूप में अडॉप्ट किया जा रहा है। लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योग में वो चीजें हैं। आप जब अष्टांग योग की बात करते हैं तो अष्टांग योग के 3 आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, बाकी के 5 छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं कि आप समाधि तक या आप धारणा तक या आप ध्यान का पहला पार्ट वहां तक ही पहुंच जाए, यम नियम भी आप धीरे धीरे अपने अंदर स्थापित हो जाएंगे। पर 3 चीजों पे दुनिया आज बहुत ध्यान दे रही है, आसन, प्राणायाम और ध्यान। ध्यान मतलब प्रारंभिक अवस्था, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना, किसी चीज के ऊपर अपने ध्यान को ले जाना, किसी चीज पे केंद्रित करना, ये सारी क्वालिटी योग के द्वारा हो सकती है। आसन के बारे में हम जानते हैं तो एक बहुत अच्छा जो माध्यम है वो नमस्ते किड्स के रूप में होता है। पॉपुलर गेम है फुटबॉल, ऐसी कोई कंट्री नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ पे इस तरह फुटबॉल की लोकप्रियता कम हो। तो एक ऐसा खेल है जिसके अंदर मास लोग में पार्टिसिपेशन भी हो जाता है, और इन मास पार्टिसिपेशन के अंदर हम जो है फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। स्पेशली जो है सोशल जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये थ्रू द स्पोर्ट बहुत बड़ा एक इस पे बात की जा सकती है 1 घंटे, कि कैसे थ्रू द स्पोर्ट सोशल क्वालिटीज आपकी इंप्रूव होती है, जिसका मतलब है आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता, आपके अंदर परस्पर सहकार की क्षमता, आपके अंदर सेक्रीफाइस की क्षमता, आपके अंदर गोल लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता, आपके अंदर एक दूसरे की मदद करने की क्षमता, आपके अंदर यूनिटी में काम करने की एबिलिटी, ऐसी बहुत सारी सोशल एबिलिटीज हैं जिन एबिलिटीज को स्पोर्ट्स के थ्रू आप जो है वो सिंचित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो टीम गेम जो होते हैं, टीम गेम के द्वारा आप ये कर रहे हैं। इसी के अलावा रन एंड फन, आजकल बहुत सारे ऐसे एज ग्रुप्स के अंदर हैं जहाँ किड्स एथलेटिक्स है, अलग अलग तरह के इवेंट्स है जिनके अंदर हम रन एंड फन, बच्चों को दौड़ाओ, उनको आनंद मिलना चाहिए, उनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करो। कहीं भी कर सकते हैं, छोटे क्लब्स में कर सकते हैं, पेरेंट लोग अपने इकट्ठा होकर अपने घरों में कर सकते हैं, स्कूल्स अपने यहाँ कर सकते हैं, कॉलेज के लेवल पे कॉलेज वाले कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर्ड करने की जरूरत नहीं जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस की जरूरत हो, वो परफॉर्मेंस के लिए वो अलग चीज है। हमें यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल लाके 98 लोगों को हृदय की बीमारी से नहीं बचा पाए और 2 गोल्ड मेडल ले आए, वो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत है? होना चाहिए हमें, हम सबको पता है कि स्पोर्ट्समैन के लिए भी एक बड़ा फील्ड है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी एक बहुत बड़ी चीज है, वो भी पार्ट होना चाहिए। पर ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी हेल्थ भी इंप्रूव होनी चाहिए। तो रन एंड फन
जो है वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है। फिजिकल एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करने के लिए उनको मोटिवेट करना, उनको उनके अंदर जो है इंस्पिरेशन देना, ये आप कर सकते हैं। टीम प्लेयर्स वाले जो गेम होते हैं, वो गेम खिलाने का, वो गेम करने का, ऑर्गेनाइज करने का, वो कहीं ना कहीं जहां भी अवेलेबल हो सकता है करने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग किड्स स्ट्रॉन्ग बॉडीज, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपके शरीर के अंदर अगर आपका शरीर मजबूत है तो जो किड है वो भी मजबूत कहलाएगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसको नहीं होंगी, इंजुरीज नहीं होंगी, जो आज के समय में हम देखते हैं। और इससे तो एक और अच्छी चीज है, बैड हैबिट्स नहीं होती, क्योंकि आप एक अच्छे काम में लगे हुए, एक आप अच्छी एक्टिविटी में लगे हुए। इस एक्टिविटी के कारण क्या है, आप जो बैड हैबिट्स हैं, जो एक ऐसा भी पार्ट है जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते थे पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वो आपको फायदा मिलने वाला है। इसके बाद जो है टेनिस एक ऐसा खेल है जो बहुत पॉपुलर खेल है, और जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन, स्पीड, एजिलिटी एक साथ ही डेवलप होती है। तो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, जहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, वहाँ इस तरह की चीजों। बाकी तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, हर जगह पे मास पार्टिसिपेशन कराओ, दौड़ने की इवेंट कराते रहो, कॉलेजों में मैराथन कराते रहो, स्कूलों में मैराथन रन कराते रहो। क्या हुआ, लोग दौड़ेंगे तो अवेयरनेस आएगी और मास पार्टिसिपेशन एक साथ होगा। ये फ्रीडम रन इसीलिए चल रही है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरे कॉलेज के सारे बच्चों को मुझे दौड़ाना है, और उनको संदेश मैसेज देने हैं कि भाई आप रोज कसरत करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज, जो भी सूत्र गवर्नमेंट ने निर्धारित किए, वो सारे के सारे जो सूत्र हैं वो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ आप कर सकते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आप देखिए आज के समय में, अभी तो क्या हुआ, कोरोना पैंडेमिक ने हमारे अंदर एक डर पैदा किया, उस डर की वजह से साइकिल हाथ में आ रही है, उस डर की वजह से हम योग कर रहे हैं, उस डर की वजह से सुबह उठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। नहीं तो सदियों से लोग कहते आ रहे हैं, 2019 से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते आ रहे हैं, रोज 1 घंटे एक्टिविटी करो। फिट इंडिया मूवमेंट इसीलिए लॉन्च की गई है, और तब तक किसी को उसका इतना एहसास नहीं हुआ जो एहसास कोरोना ने करा दिया, पैंडेमिक ने करा दिया। जब आपके मन में एक भय पैदा हो गया, जब डॉक्टरों ने बोल दिया कि आप अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी आप जीवित रहोगे, तभी आप अच्छे आप सरवाइव कर पाओगे। तो वो सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ का पार्ट होना चाहिए, अनिवार्य भाग होना चाहिए, तो आपकी फिटनेस इंप्रूव होगी। हैव ए बॉल, बॉल होनी चाहिए, कोई स्ट्रक्चर्ड प्ले की जरूरत नहीं है। बॉल दे दी बच्चे को, तू कर कोई भी मूवमेंट जिसमें तुझे आनंद की अनुभूति हो रही हो, जिसमें तुझे आनंद हो रहा हो। 30 मिनट 1 घंटे तुझे फिजिकल मूवमेंट्स करनी है, तुझे वो मोबाइल, वो लैपटॉप, वो दूसरी एक्टिविटी, वो इंटरनेट, वो कनेक्ट, जो तू बैठ के, जिसको हम लोग बोले सेडेंटरी एक्सरसाइज जो तू कर रहा है, वो सेडेंटरी एक्सरसाइज ना करे, उसके लिए तू कहीं ना कहीं फन में इन्वॉल्व हो, ऐसी एक्टिविटी करनी है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। कहीं कहीं पे क्या होता है, बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो रोज कर रहे हैं, हमें फटीक पैदा हो जाता है, हम फेडअप हो जाते हैं। तो नेचुरल क्लाइंबिंग, जहाँ आपके पास अवेलेबल हो, आर्टिफिशियल हो वहाँ आर्टिफिशियल है, जहाँ आपके पास कहीं नेचुरल जगह मिल जाए, हो सकता है आपके आसपास पहाड़ी हो, आपके आसपास ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ पे नेचुरल जगह ऐसी हो, तो ये क्लाइंबिंग्स भी करा सकते हैं, ये सारी एक्टिविटी भी करा सकते हैं आप। इनकरेज मूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वो मूवमेंट करे, आप उसको मोटिवेट करना है, उसको इंकरेज करना है, कैसे तुझे एक्टिविटी करनी है बच्चे, ये सारी चीजों का करने का जो काम है वो इंकरेजमेंट है। मोटिवेशनल इमेजेस हैं, बहुत सारा आजकल जो है इमेजेस हमको मोटिवेट करती हैं। अच्छा किसी का इमेज अगर दिखती है बॉडी की, तो हमें लगता नहीं यार इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, क्यों ना हम भी ऐसी कर लें। तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो इमेजेस के द्वारा होता है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। ग्रुप स्ट्रेंथ की क्लासेस ज्वाइन करके, ये मैं उन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम जैसी कंट्रीज के लिए, हम जैसे लोगों के लिए तो गांधी का बताया हुआ रास्ता सबसे बेटर है। मेरी माँ तकलीफ में है और मैं जिम में जाके लाइट चला के करके आऊँ, मेरी माँ का थोड़ा सा हाथ बटा दूंगा, उसकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा, उसका जरूरी काम कर दूंगा। अगर उसके पास सारी व्यवस्था है और उसके बाद में अगर कहीं जाके ये व्यवस्था करता हूँ तो ठीक है, पर मेरे वहाँ ये व्यवस्था की आवश्यकता है और मैं जाके कहीं अननेसेसरी दूसरी जगह ये व्यवस्था ढूंढूं, तो गांधी को याद करके दैनिक रूटीन के काम में खुद ही इन्वॉल्व होना भी एक बहुत बढ़िया फिजिकल फिटनेस का मंत्र है। आप फिजिकली फिट हो सकते हैं। इसके लिए मिलिंद सोमन ने बोला कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। कभी नहीं गया वो आदमी किसी जिम के अंदर, 6x6 के अंदर वो और उसकी माँ 81 साल की उम्र में भी आज फिट है और वो पुशअप्स करती है उसकी माँ। और प्रधानमंत्री ने स्पेशली उनसे टॉक की उस दिन, उनसे उनका जो सक्सेस स्टोरी है वो लोगों के सामने लेके आए। इसके कई वर्षों पहले मिल्खा सिंह ने बोल दिया था, साधनों की नहीं साधना की जरूरत है। साधन तो अलग चीज है, साधना इंपॉर्टेंट है।
तो हमारे जैसे देश के अंदर साधना इंपॉर्टेंट है, एक मंत्र होना चाहिए कि कैसे हमको फिट रहना है, कैसे अपनी आजू बाजू की सोसाइटी को फिट रखना है और कैसे उनको मोटिवेट करना है। ये कुछ अलग तरह की स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं जिनके द्वारा भी योग और अलग अलग मूवमेंट को बना के स्ट्रेंथ डेवलप करने की टेक्निक्स होती हैं, इनका भी उपयोग किया जाता है फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने में। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के द्वारा भी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव किया जाता है, स्कीइंग के द्वारा भी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव किया जाता है, प्लेइंग इज एक्सरसाइजिंग इसके द्वारा भी करा जाता है, योगा ग्रुप्स के द्वारा भी किया जाता है, रनिंग अलोन और टुगेदर अकेले और साथ में दौड़ के भी आप फिजिकली फिटनेस कर सकते हैं। आप टीम एक्सरसाइज के द्वारा, टीम गेमों के द्वारा भी फिजिकली फिट बन सकते हैं और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप डांस करके भी अपनी कैलोरी को बर्न करके अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इंडोर साइकिलिंग करके भी आप अपनी जो है वो फिटनेस इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जो है वेट ट्रेनिंग के अंदर जाके स्क्वाट प्रेस करके भी आप अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बैटल रोप के द्वारा भी आप जहाँ पे अवेलेबल हो वहां पे भी आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस के अंदर भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके पार्ट ऑफ खाली समय में ये सारी चीजें करके अपने आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बैंड्स, जिन टेरा बैंड्स की मैंने बात करी, इन टेरा बैंड्स के द्वारा भी लोग फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करते हैं। स्पेशली स्पोर्ट्समैन लोग जो हैं वो अपनी शक्ति को, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए टेरा बैंड का उपयोग करते हैं। इस प्रकार आइसोमेट्रिक स्क्वाट्स के द्वारा भी किया जा सकता है, एब व्हील के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे जो हैं हमारे पास, बॉक्सिंग ट्रेनिंग के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारे हमारे पास ये जो माध्यम थे, इन माध्यमों के द्वारा हम लोग ये सब जो है वो कर सकते हैं। समय की थोड़ी मर्यादा थी, विषय थोड़ा लंबा था, इसलिए थोड़ा फास्ट बाद में रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विषय है बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इसे हर आदमी को अपने अनिवार्य जीवन में स्थान देना होगा, तभी हम जो है एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छे नेशन की कामना कर सकते हैं। और हमारा सच में जो विश्व गुरु बनने का सपना है, उस विश्व गुरु सपने को साकार करने में फिजिकल फिटनेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। जिस दिन हम सभी लोग फिजिकली फिट हो जाएंगे, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उस दिन हम विश्व गुरु बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली मेरे जो कोऑर्डिनेटर हैं, मेरे जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ फिजिकल फिटनेस के ऊपर बात करने के लिए, ऐसे श्री प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश जोशी सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और परीक्षित सर का मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से मैं जुड़ा हूँ। उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया है, मंडोरा सर हैं वो, और उन्होंने मुझे ये जो सेशन करने का मौका दिया है, तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।